नमस्कार, मैं मोहित कुमार सक्सेना। कल के वीडियो में मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, थोड़ा आवाज़ का इशू था, वॉल्यूम का इशू था। आप लोग ईयरफोन यूज़ करके उसको देख सकते हैं। कल जहाँ तक हमने पढ़ लिया उसके आगे में आज पढ़ना है हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम सीखेंगे आज, और बहुत ही ईजी तरीके से सीख लेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हेडिंग डालेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बहुत आसान तरीके से हमें समझ आएगा कि किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम अधिकतम परमाणु वाले सर्वप्रथम अधिकतम परमाणु वाले अधिकतम परमाणु संख्या वाले तत्वों को हम उदाहरण के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से सीख लेंगे कि किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिसकी परमाणु संख्या होगी उन वाले तत्वों को संतुलित करेंगे, सबसे पहले को संतुलित करते हैं। और इसी क्रम में इससे कम परमाणु संख्या वाली, जैसे समझें कि किसी केमिकल रिएक्शन में जिसकी सर्वाधिक परमाणु संख्या है, सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। देन आफ्टर क्या करना है हमें कि जो उससे कम परमाणु संख्या वाला तत्व होगा उससे बैलेंस करेंगे, और इस क्रम में हम चलते जाएंगे। और जब हमारी समीकरण बैलेंस हो जाएगी दोनों तरफ, यानी रिएक्टेंट्स जो आपके अभिकारक हैं जो प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएंगे, तब हमारी जो समीकरण कहलाएगी वो संतुलित समीकरण कहलाएगी, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। तो को संतुलित करते हैं। तथा फिर शेष तत्वों को, रिमेनिंग एलिमेंट्स को संतुलित करते हैं, तथा फिर शेष तत्वों को बैलेंस करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, कल वाला जो वीडियो है, जिस वीडियो को मैंने अभी अपलोड कर दिया है और आप तक पहुंच जाएगा बहुत जल्द, तो उस वीडियो में थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है। मैंने आपसे जैसे कहा कि थोड़ा सा तबीयत भी नासाज है, तो इस वजह से आप लोग उसको ईयरफोन लगा के देख सकते हैं। बड़ा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो उसको दोबारा से रीशूट करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल हम वो कल वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, इजी रहेगा आपको। मैंने कहा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे मैग्नीशियम के रेवन को, तो हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। लेकिन मैंने कहा कि क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, या क्या ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है? तो आप कहेंगे नहीं। कारण क्या है उसका? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हम O2, ऑक्सीजन के यहाँ ऑक्सीजन की जो परमाणु की संख्या है वो है 2, जबकि यहाँ कितनी है? 1। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को 2 करने के लिए हम इसके आगे 2 लगा दें। अब हम इसको सेकंड स्टेप में देखते हैं, तो हम क्या पाएंगे कि हमने लिख दिया Mg प्लस O2 और 2MgO। क्या अब ये बैलेंस हो गया? क्या अब इसको हम संतुलित समीकरण कहेंगे? तो आप कहेंगे कि नहीं, अभी भी ये संतुलित समीकरण नहीं हुआ। कारण क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन जो जिसकी परमाणु संख्या अधिकतम थी उसको तो हमने बैलेंस कर लिया, लेकिन मैग्नीशियम के भी यहाँ परमाणु संख्या 2 हो गई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिएक्टेंट्स में यहाँ मैग्नीशियम के आगे 2 लगाना पड़ेगा। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम के 2 परमाणु संख्या हो गई, और यहाँ भी मैग्नीशियम की 2 परमाणु संख्या हो गई, यहाँ ऑक्सीजन की 2 परमाणु संख्या हो गई, और यहाँ भी ऑक्सीजन की 2 परमाणु संख्या हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो एक संतुलित समीकरण है। अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट था। एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, हम लेते हैं लेड को, PbNO3 का होल ट्वाइस, और जब हम इसको ब्रेक करेंगे
तो ये बनेगा PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। अब ये जो PbNO3 का होल ट्वाइस इक्वल्स टू PbO प्लस NO2 प्लस O2 है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और लेड ऑक्साइड, तो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं। तो आपका उत्तर होगा ये असंतुलित है। हम इसको संतुलित कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था, एज आई टोल्ड यू, कि सर्वप्रथम अधिकतम परमाणु संख्या वाले तत्वों को संतुलित करेंगे, फिर शेष तत्वों को करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो अधिकतम तत्व वाला जो परमाणु है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे कि अधिकतम तत्व वाला जो परमाणु है वो आपका है PbNO3 का होल ट्वाइस। अब यहां 3 2 जा कितना है? 6, यानी ऑक्सीजन पर कितने परमाणु संख्या है? 6। तो हमें सबसे पहले बैलेंस इसको करना है ऑक्सीजन को। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 जा 4, यानी 4 और 1 कितना हुआ? 5। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा इसके आगे 2 PbO, 2 4 और 2 6, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या हो गई बैलेंस। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस चीज को आप फिर से समझें। मैंने बताया सर्वप्रथम अधिकतम परमाणु संख्या वाले तत्वों को संतुलित करते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लेड और NO3 का होल ट्वाइस है। इसमें ऑक्सीजन पर 3 तो ये परमाणु संख्या है और इसका भी होल ट्वाइस है। 3 2 जा कितना हो गया? 6, यानी अधिकतम ऑक्सीजन पर 6 परमाणु संख्या है, यानी परमाणु संख्या ऑक्सीजन की 6 है। पर यहाँ देखते हैं 2 और 2 4, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब अगर मैं इस ऑक्सीजन को 2 बना दूं तो 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, 2 2 4 और 2 6, यानी 6 ऑक्सीजन इधर हो गए और 6 ऑक्सीजन इधर हो गए। समझ आई बात? ये स्टेप हो गया पहला। लेकिन क्या अभी भी ये कह दें कि ये बैलेंस हो गया? तो कहेंगे आप नहीं, अभी बैलेंस नहीं हुआ। तो हम फिर इसको इसमें क्या देखेंगे? फिर हम देखेंगे जो N है, ठीक है, तो N की कितनी परमाणु संख्या है? यहाँ 2, और यहाँ N की संख्या कितनी है? 1। तो हमें N बैलेंस करना पड़ेगा, नाइट्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम? 2 PbNO3 का होल ट्वाइस 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब यहां नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। यहां नाइट्रोजन कितने हैं? 1। सॉरी, ये लेड जो है Pb, ये 2 हो गए, यहाँ पे लेड 2 Pb हो गए, यानी लेड 2 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ 6 है, ऑक्सीजन यहाँ 6 है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ। फोर्थ स्टेप में क्या करना है हमें? 2 PbNO3 का होल ट्वाइस 2 PbO प्लस, अब मैं यहाँ ये देख पा रहा हूं कि यहाँ N के 2, और क्योंकि 2 बाहर है तो ये N2 और 2 2 2 जा 4, नाइट्रोजन कितने हो गए? 4। तो हमें लगाना पड़ेगा 4NO2 प्लस O2। अब हम इस समीकरण को संतुलित समीकरण कहेंगे। यह अपने आप में एक कठिन समीकरण था, मैंने इसलिए इसका एग्जाम्पल को उठाया ताकि आपको समझ आए कि हमने 3 स्टेप में क्रमवार तरीके से इस समीकरण से इस समीकरण को, जो कि एक असंतुलित समीकरण थी, और यहाँ से हम सेकंड स्टेप में हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश की, फिर हमने नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश की, और फाइनली हमारे पास जो ये निकल के आया 2 PbNO3 का होल ट्वाइस 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। अब हम देखते हैं कि इसमें लेड के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। इस तरफ लेड के परमाणु संख्या कितनी है? 2। उसके बाद नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? N का ये 2 और N का ये 2, यानी N की संख्या है 4। हमने लगा दिया 4N, यहाँ नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन को। 3 2 जा 6 और साथ में ये भी 12, 6 2 जा 12 हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं, ये 2, ये 4 2 जा 8, 8 और 2 10 और 2 ये कितने हो गए? 12। अगर समझ नहीं आया तो फिर से समझो। ये जो Pb है,
इसकी परमाणु संख्या कितनी है 2, इस वजह से यहां पीवी की संख्या कितनी है 2। क्लियर, तो लेड यहाँ इक्वल हो गया। नाइट्रोजन पर एक तो होल ट्वाइस लगाया तो N2 है, और एक 2 बाहर लगाया जो पूरी इस पूरे कंपाउंड के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ 2 ये 2 और ये 2 2 2 जा कितने हो गए 4, तो नाइट्रोजन कितने हो गए यहाँ पे परमाणु संख्या 4। और यहाँ मैंने N नाइट्रोजन के आगे कितना लगा दिया 4, तो यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4। तो हमारा पीवी बैलेंस हो गया 2 और नाइट्रोजन बैलेंस हो गया 4, 2 पीवी नाइट्रोजन 4, 2 पीवी नाइट्रोजन 4। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ 3 2 जा 6 है, और इसके बाहर जो 2 लगा है 6 2 जा 12, तो ऑक्सीजन कितना हो गया टोटल 12 परमाणु संख्या हो गई। यहाँ आ जाइए, तो यहाँ ऑक्सीजन पर बाहर कितने लगे हुए हैं 2, तो ये 2 हो गए। यहाँ O2 है और ये 4 है, 4 2 जा कितने हो गए 8, 2 + 8 कितने हो गए 10, और ऊपर ये 2 लगे हैं, 10 + 2 कितने हो गए 12। दैट मीन्स कि इधर भी ऑक्सीजन 12 हो गए और इधर भी ऑक्सीजन 12 हो गए। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। ऐसा नहीं कि इन 2 एग्जांपल से खत्म कर देंगे, एक एग्जांपल और समझाता हूं ताकि और बेहतर तरीके से आपकी समझ आए। निश्चिंत रहिए, आप इसको आप कॉपी कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर तो तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में हम लिखेंगे फेरस Fe + H2O, जल का कंपाउंड H2O, क्या बनेगा H2O बनेगा Fe3O4 + H2 गैस निकल जाएगी। आगे भौतिक संकेत भी बताऊंगा आपको, भौतिक संकेत क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि तत्वों के आगे एस या फिर एरो बना होगा, ऐसे या एरो बना होगा नीचे की तरफ, इस तरह से एरो बना होगा या इस तरह से एरो बना होगा, आगे एस लिखा होगा, आगे एल लिखा होगा, आगे जी लिखा हो सकता है, आगे AQ लिखा हो सकता है। इन सब के क्या मतलब होते हैं अभी हम आगे सीख लेंगे इन चीजों को। फिलहाल अब क्या ये समीकरण जो मैंने लिखा बोर्ड पे, क्या ये समीकरण संतुलित है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, ये भी समीकरण संतुलित नहीं है। कैसे संतुलित करेंगे? आपको नजर आ रहा है कि इसमें सर्वाधिक परमाणु संख्या किस परमाणु संख्या किस तत्व की है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन 4, यानी O4 है, तो O4 है तो O को हम बैलेंस करेंगे, तो इस तरफ करेंगे तो क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में, मैं आपको स्टेप बाय समझा रहा हूं। क्या करेंगे, हम यहाँ लगा देंगे 4H2O, यहां से हमारे ऑक्सीजन की संख्या इक्वल हो गई, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गया और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गए, Fe3O4 + H2। फर्स्ट स्टेप समझ आया। हमने ऑक्सीजन के 4 परमाणु संख्या को इक्वल करने के लिए इस तरफ यहां पर 4 लगा दिया H2O से पहले, जिससे कि यहां पर ऑक्सीजन की संख्या परमाणु संख्या 4 हो गई। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर देखेंगे फिर फेरस की जो परमाणु संख्या वो कितनी है 3, और यहाँ फेरस सिंगल है तो क्या करेंगे यहाँ 3 लगा देंगे, तो यहाँ पे 3Fe + 4H2O और Fe3O4 + H2। थर्ड स्टेप में हमने ये करा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि 4 2 जा 8, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी संख्या कितनी हो गई 8, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। अब ये समीकरण जो इम्बैलेंस था उसको हमने बैलेंस करने के लिए 4 स्टेप, ये समझाने की वजह से मैं आपको 4 स्टेप में बता रहा हूं, हम एक ही स्टेप में हम कर सकते हैं इसको। लेकिन आप देख लें ऑक्सीजन जो 4 थे, सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन को 4 किया, उसके बाद फेरस जो 3 थे मैंने फेरस की परमाणु संख्या 3 कर दी, उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या जो 4 2 8 बन गई थी 4 लगाने की वजह से, यह मैंने 4 लगा के 4 2 8 हाइड्रोजन की संख्या भी कर दी, और आप इस समीकरण को बैलेंस इक्वेशन कह सकते हैं। तो 3 एग्जांपल से आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। तमाम तरह के एग्जांपल्स हैं, आप खुद से देख सकते हैं। बाकी मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें बैलेंस करने के लिए बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप उसे देख के कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसके बाद हम टॉपिक डालेंगे अगला रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था संकेत, फिजिकल स्टेट जो होती हैं सॉलिड लिक्विड गैस, भौतिक अवस्था संकेत।
कुछ एक सिंबल है जिन सिंबल्स को हमें समझना है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ Na और उसके आगे लिखता हूँ S प्लस लिखता हूँ H2O, उसके आगे लिखता हूँ L, एरो बनाता हूँ, ये बनेगा NaOH और ये लिखता हूँ Aq प्लस H2G। अब ये सोडियम, ये जल हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये NaOH है नाइट्रस हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस। तो इसके आगे जो S, L, Aq और G लिखा हुआ है, इन सारी भौतिक संकेतों का अर्थ क्या है, उन अर्थ को मैं आपको समझाता हूँ। तो ये सोडियम है, इसके आगे बना हुआ है S सिंबल। तो S का मतलब होता है सॉलिड, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। सॉलिड मतलब होता है ठोस, ठोस द्रव गैस ना, वही। तो L से मतलब होता है लिक्विड, LIQUID लिक्विड, लिक्विड मीन्स होता है द्रव। और G से मतलब होता है गैस, इसको इंग्लिश और हिंदी में गैस ही लिखते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। एक ये टर्म होती है एक्वेस, AQUEOUS, एक्वेस। एक्वेस का मतलब होता है जलीय। ये एक्वेस इज अ सॉल्यूशन जिसमें आपका जो सॉल्वेंट होता है, जो ब्लैक होता है, वो हमेशा जल होता है। आपका एक चैप्टर है विलयन, तो उसमें जो मतलब एक्वेस एक तरह का जलीय विलयन है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब विलयन हिंदी में कह सकते हैं। और इस विलयन में जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जैसे हिंदी में कहते हैं विलायक, वो हमेशा जल होता है, ठीक है। तो एक्वेस का मतलब होता है जलीय, जो एक प्रकार का सॉल्यूशन है जिसका सॉल्वेंट हमेशा जल होगा, जिसका विलायक हमेशा जल होगा, ठीक है। तो ये भौतिक संकेत हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो आप इसको कॉपी कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताया कि भौतिक संकेत जो फिजिकल सिंबल होते हैं क्या होते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया गैस, तो मैंने कहा जी से गैस को, अच्छा जी के अलावा कभी कभी आपको ऊपर ऐसे एरो बना मिलेगा, इसका अर्थ भी होता है गैस। और अगर आपको एरो ऐसे मिलता है, अगर ऐसे एरो मिलता है तो इसका मतलब है वो आपका अवक्षेप है, ठीक है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, पानी में जो चीज बैठ जाए नीचे, जल में नीचे बैठ जाएगी तो एक तरह से एक्वेस ही है, ठीक है। तो वो अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा, तो ये सिंबल भी फिजिकल सिंबल है, भौतिक संकेत है। इसके बाद हम हेडिंग डालने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डालेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 9 से 10 टाइप की आपकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, जिनको हम क्रमवार समझते चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वो डालेंगे हम लोग नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या इसी का एक और नाम है योगात्मक अभिक्रिया। इसमें होता यह है कि दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, इसलिए इसका नाम योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया है। और अंग्रेजी में, इंग्लिश की भाषा में इसको कहेंगे हम एडिशन रिएक्शन। लिख देता हूँ एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म ले सकते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर परिभाषा लिखेंगे, इन अभिक्रियाओं में या अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ, और मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था परमाणु तथा अणु पदार्थ का ही रूप है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ, परमाणु या अणु मिलकर या आपस में जुड़कर
आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का, किसी नए पदार्थ या उत्पाद का, किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मैं आपको इसके उदाहरण देता हूँ, आपको उदाहरण समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल CaO एग्जांपल डालते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, इसको जब हम मिला करके लिखेंगे तो लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम डाई ऑक्साइड। तो ये CO प्लस H2O मिलकर के CaOH2 में देता है, यानी कि दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, फिर एडिशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल जैसे कि कार्बन प्लस O2, C प्लस O2 मिलकर के बना देते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और एग्जांपल है जैसे आप लिख सकते हैं, इसको मैं बैलेंस करके लिख रहा हूँ, 2H2 प्लस O2 और ये बनेगा आपका 2H2O। ठीक है। एग्जांपल और लिख सकते हैं जैसे कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन, S प्लस O2 मिलकर आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है। और एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे लिखें CO प्लस Cl2, ये मिलकर बनाएंगे आपके COCl2। तो ये तमाम एग्जाम्पल हैं योगात्मक अभिक्रिया के। यहाँ हमने देखा कि दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया रिएक्शन को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बढ़ते हैं आगे, इसको आप नोट डाउन कर लें। सेकंड टाइप देखेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया या इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, इसलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील स्पीशीज, स्पीशीज से मतलब बायोलॉजिकल नहीं, परमाणु, एटम, अणु, मॉलिक्यूल या आयंस, परमाणु, अणु या आयन, अधिक क्रियाशील स्पीशीज कम क्रियाशील स्पीशीज को, कम क्रियाशील स्पीशीज को विस्थापित कर देती है, रिमूव कर देती है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कभी आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आपके पिताजी आपसे बड़े कोई अगर आपके पास आके खड़े होते हैं तो आप उनके लिए अपना स्थान दे देते हैं और उन्हें बिठा लेते हैं अपनी जगह पे, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं उम्र में। तो इसी प्रकार जो अधिक क्रियाशील, जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिमूव करके उनकी जगह ले लेते हैं।
उसकी एक टेबल है जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि कौन से अधिक क्रियाशील तत्व हैं और उसी क्रम में कौन से कम क्रियाशील तत्व हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ। CuSO4 कॉपर सल्फेट। मैं इसको कॉपर सल्फेट क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉमिनीकल्चर, उनका जो नामकरण है, उस वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि इसको हम कॉपर सल्फेट क्यों पढ़ रहे हैं, या किसी भी कंपाउंड को हम किस तरह से पढ़ते हैं वो हम सीखेंगे सफिक्स, प्रीफिक्स और काउंटिंग के माध्यम से। वो मैं आपको सिखा देता हूँ। CuSO4 प्लस फेरस Fe। अब क्योंकि जो फेरस है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो होगा क्या, ये बन जाएगा फेरस FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर से बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये कम क्रियाशील है, ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा। बात समझ आई? जो फेरस है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील है, तो फेरस कॉपर को प्रतिस्थापित करके सल्फेट के साथ क्रिया कर लेगा और FeSO4 बना देगा कंपाउंड और कॉपर बाहर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके की जो अभिक्रिया है इसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH4 Cl2। अब यहाँ जो H है इसको हम इस तरह ले सकते हैं CH3H, मेथेन और हाइड्रोजन का हमने बॉन्ड बना दिया, प्लस Cl2। इससे आपका बनेगा CH3Cl प्लस HCl। तो ये दूसरा एग्जांपल था। यहाँ आपने देखा कि जो H2 है, सॉरी जो हाइड्रोजन है, वो रिमूव होकर के क्लोरीन के साथ चला गया क्योंकि CH3 जो था, सॉरी CH4 जो था वो इससे ज़्यादा क्रियाशील है। तो यहाँ हमने देखा कि जो CH4 है उसने अपने साथ Cl को ले लिया CH3 के साथ, और H जो था वो Cl के साथ जाके मिल गया। यहाँ क्लोरीन भी दो हैं, ये बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। तो CH3 या फिर CH4 को CH3H लिख सकते हैं, और Cl2 के साथ जब वो रिएक्टिव होगा, जब वो रिएक्शन करेगा तो CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, C2H5, इसके साथ बॉन्ड है ब्रोमीन का Br प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब C2H5 एथेनॉल कहते हैं इसको, C2H5 OH को अपने साथ लेकर के K पोटेशियम ब्रोमाइड को बाहर निकाल देगा KBr, क्योंकि ये अधिक रिएक्टिव है इससे। ये आपको टेबल से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कौन अधिक क्रियाशील होता है, जो किसको रिमूव कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। इस तरह से हमने दूसरा रासायनिक अभिक्रिया प्रकार देख लिया जिसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के बचे हुए 8 टाइप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।